एम्बर सिटी का सबसे वीवीआईपी जादुई मेडिकल हब स्टोर। दुकान के अंदर एक बहुत ही भारी घुटन भरी खामोशी छा चुकी थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा भी अब पसीने से तरबतर कर देने वाली लग रही थी। बैकग्राउंड में रखे जादुई क्रिस्टल से निकलने वाली नीली और सुनहरी रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। सबकी नजरें एक बहुत ही नाजुक, गोरे और बेहद खूबसूरत हाथ पर थी। वो हाथ हवा में आगे की तरफ बढ़ा हुआ था, एक हैंडशेक के लिए। वो हाथ था फ्रेया का। फ्रेया एम्बर सिटी की किसी आम रईसजादी जैसी नहीं लग रही थी। उसने एक बहुत ही एलिगेंट स्नो वाइट कलर का हाई कॉलर कॉम्बैट सूट पहना हुआ था, जिस पर सुनहरे धागों से किसी रॉयल फैमिली का क्रेस्ट बना हुआ था। उसके सुनहरे रेशमी बाल उसकी कमर तक लहर खा रहे थे। उसकी हल्की नीली आंखों में एक ऐसी चमक थे जो किसी को भी अपने वश में कर ले। लेकिन ध्रुवांश अपने ब्लैक हुडी वाले अवतार में बिना पलक झपकाए अपने दोनों हाथ हुडी की जेब में डाले सिर्फ फ्रेया की उन आंखों में घूर रहा था। उसने वो बढ़ा हुआ हाथ नहीं मिलाया। ये लड़की बहुत अजीब है। ध्रुवांश ने अपनी पारखी नजरों से उसके पूरे शरीर को स्कैन करते हुए सोचा। इसका मैना कोर चीख चीख कर बता रहा है कि ये सिर्फ 2 स्टार हीरो लेवल की एक कमजोर फाइटर है, लेकिन फिर भी इसके खड़े होने का अंदाज, इसका ये खौफनाक कॉन्फिडेंस, वो किसी 100 साल पुराने ग्रैंड मास्टर जैसा है। इसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक शिकारी वाली चमक है। क्यों? ध्रुवांश का बिल्कुल शक सही था। फ्रेया कोई आम लड़की नहीं थी। एम्बर सिटी और बल्कि इस पूरे वर्खाजान कॉन्टिनेंट की ताकत का बैलेंस सिर्फ 5 ग्रैंड मास्टर्स की कंधों पर टिका हुआ था। इन 5 दानवों में से 4 दानव इसी एम्बर सिटी में रहते थे। 2 ग्रैंड मास्टर्स सिंह फैमिली से थे, एक ग्रैंड मास्टर वालिया फैमिली से था और एक ग्रैंड मास्टर राहिजा फैमिली से था। फ्रेया उसी राहिजा फैमिली के ग्रैंड मास्टर की अपनी सगी पोती थी। वो उस खूंखार फैमिली की सबसे लाडली और सबसे छोटी बेटी थी। हालांकि बाहर की दुनिया और खुद उसकी अपनी फैमिली में फ्रेया को कोई ऊंची रैंक या मान्यता हासिल नहीं थी। सब उसे बस एक कमजोर बच्चे की नजर से देखते थे, जिसे सिर्फ सज धज कर रहने और किसी दूसरी रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए पाला जा रहा था। किसी को नहीं लगता था कि वो कभी कुछ कर पाएगी। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान, उसके ग्रैंड मास्टर दादा के अलावा कोई नहीं जानता था कि फ्रेया के पास कॉम्बैट पावर भले ही कम हो, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्पेशल गॉड गिफ्टेड सेंसिंग एबिलिटी है जो किसी भी गॉड रडार को मात दे सकती है। और इसी वक्त वो अपनी उसी जादुई एबिलिटी से ध्रुवांश को दिख रही थी। ध्रुवांश ने अपनी उस सप्रेसर रिंग से अपनी हाई लॉर्ड वाले ऑरा को इस कदर लॉक कर रखा था कि वो इस वक्त सिर्फ एक एफ रैंक के कमजोर कचरा हंटर जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन फ्रेया की वो नीली आंखें उस रिंग के तलिस्म को चीरकर ध्रुवांश के अंदर बैठे उस राक्षस को साफ साफ देख पा रही थीं। फ्रेया ने अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना गोरा हाथ आगे किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी लेकिन एक चैलेंजिंग स्माइल थी। लेकिन तभी वुश, ध्रुवांश को अपने चेहरे पर एक बहुत ही तीखी ठंडी ब्लेड जैसी हवा महसूस हुई। फ्रेया के ठीक पीछे उसकी एक लेडी गार्ड एक बुत की तरह खड़ी थी। उस गार्ड ने काले रंग का हेवी आर्मर पहना हुआ था और उसकी कमर पर एक बहुत ही खतरनाक लाल रंग की जादुई तलवार लटक रही थी। वो लेडी गार्ड ध्रुवांश को ऐसी खूंखार नजरों से घूर रही थी जैसे वो अभी अपनी तलवार निकालकर ध्रुवांश के टुकड़े टुकड़े कर देगी। एक भारी लो फ्रीक्वेंसी बीट बजने लगती है। ध्रुवांश उस गार्ड की आंखों से निकलने वाले उस खौफनाक किलिंग इंटेंट को अपनी स्किन पर महसूस कर पा रहा था। वो लेडी गार्ड कोई मजाक नहीं थी। वो एक 9 स्टार हीरो लेवल की बेहद ताकतवर हत्यारी थी और उसका गुस्सा इस बात पर था कि एक स्लम का भिखारी लड़का राहिजा फैमिली की प्रिंसेस का बढ़ा हुआ हाथ इग्नोर करके उसकी सरेआम बेइज्जती कर रहा था। दुकान के अंदर का नजारा बहुत डरावना हो चुका था। आसपास खड़े अमीर कस्टमर्स, दुकान के सेल्स पर्सन और वो मैनेजर जिसने ध्रुवांश को अंदर आने दिया था, सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। वो सब घबराते हुए इस सीन को देख रहे थे। ये लड़का पागल है क्या? मैनेजर ने अपने पसीने पोंछते हुए मन ही मन कहा। लेडी फ्रेया ने हाथ बढ़ाया है और ये हाथ नहीं मिला रहा। ये तो राहिजा फैमिली के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है। ये आज जिंदा यहां से बाहर नहीं जाएगा। ध्रुवांश चाहता तो सिर्फ
सिर्फ 1 सेकंड के लिए हाथ मिलाकर इस फालतू के बवाल को यहीं खत्म कर सकता था। लेकिन आखिर वो ध्रुवांश था, द डेविल हिमसेल्फ। वो ध्रुवांश ही क्या जो बिना बवाल किए, बिना दुनिया के नियम तोड़े और बिना आग लगाए शांति से कोई काम कर दे। उसे लोगों के ईगो को कुचलने में मजा आता था। ध्रुवांश ने फ्रेया के उस गोरे हाथ को एक बहुत ही ठंडी और बोरियत भरी नजर से देखा। उसने अपना हाथ जेब से बाहर नहीं निकाला, उसने एक शब्द नहीं कहा। वो बस बहुत ही कैजुअल अंदाज में पलटा और अपना ब्लैक कोट लहराते हुए बिना कुछ सोचे समझे दुकान के दरवाजे की तरफ जाने लगा। पूरे स्टोर में लोगों की सांसें अटक गईं। लेकिन ध्रुवांश ने अभी बस 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि पीछे से एक बहुत ही मधुर लेकिन एक जहरीले तीर जैसी आवाज आई। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो कमजोर बनने की, मिस्टर हाई लॉर्ड। बूम! ये शब्द किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह शांत दुकान में फटे। हाई लॉर्ड! ये शब्द सुनते ही ध्रुवांश के आगे बढ़ते हुए कदम जमीन पर जम गए। 1 मिलीमीटर का भी मूवमेंट नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर एक चट्टान की तरह फ्रीज हो गया। तारा, जो अब तक ध्रुवांश के पीछे छुपकर ये तमाशा देख रही थी, हाई लॉर्ड सुनते ही उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे बाहर आ जाएंगी। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाकर फ्रेया को देखा। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या इस अमीर लड़की के पास भी मेरी तरह कोई स्पेशल सेंसिंग टैलेंट है जिससे ये दूसरों की असली पावर पता लगा सकती है? लेकिन मेरी आंखें तो पास से काम करती हैं। इस लड़की ने तो इस अकड़ों को एक बार अपनी उंगली से टच तक नहीं किया। बिना छुए, बिना किसी जादुई डिवाइस के कोई कैसे किसी की असली पावर बता सकता है? खासकर तब जब इस दानव ने अपनी पावर को उस भयानक सप्रेसर रिंग से 0 कर रखा हो। तारा का दिमाग काम करना बंद हो चुका था। ये फ्रेया दिखने में जितनी मासूम थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। ध्रुवांश को अपनी जगह पर रुकता हुआ देखकर फ्रेया की उन नीली आंखों में एक जीत की चमक उठ गई। उसके गुलाबी होठों पर एक बहुत ही चौड़ी सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। उसे लगा कि उसने इस अनजान मॉन्स्टर की चोरी पकड़ ली है। फ्रेया ने जीत के घमंड में अपनी पलकें झपकाईं। स्वूश! हवा का एक भयानक वैक्यूम पैदा हुआ। हवा फटने की कड़क आवाज आई। जैसे ही फ्रेया की पलकें वापस ऊपर उठी, उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उसकी स्माइल जम गई। ध्रुवांश, जो अभी 1 सेकंड के 10वें हिस्से पहले तक उससे कम से कम 20 फुट दूर दरवाजे के पास खड़ा था, वो अब फ्रेया के चेहरे से बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर खड़ा था। ध्रुवांश का चेहरा इतना पास था कि फ्रेया को उसकी सांसों की वो बर्फीली ठंडक अपने गालों पर महसूस हो रही थी। फ्रेया का दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। ये कैसी स्पीड थी? फ्रेया ने मन ही मन चीखते हुए सोचा, लेकिन क्योंकि वो अपने दिमाग में बहुत अच्छे से जानती थी कि ये लड़का एक हाई लॉर्ड है, इसलिए उसने अपनी चीख को गले में ही रोक लिया। उसने खुद को पूरी तरह से पैनिक होने से बचा लिया। लेकिन आसपास खड़े लोग और वो 9 स्टार हीरो लेवल की लेडी गार्ड इस खौफनाक और अमानवीय टेलीपोर्टेशन जैसी स्पीड को देखकर पूरी तरह से घबरा गए। श्वेंग! मेटल के मयान से बाहर निकलने की एक बहुत ही तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज आई। उस लेडी गार्ड ने पलक झपकते ही अपनी वो लाल जादुई तलवार मयान से बाहर निकाल ली। तलवार से लाल रंग की गर्म स्पिरिचुअल एनर्जी की लपटें उठने लगीं। गार्ड ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर अपनी तलवार की नोक ध्रुवांश की गर्दन पर बिल्कुल सटा के तान दी। 1 मिलीमीटर और तलवार ध्रुवांश की स्किन को काट देती। गार्ड की आंखें गुस्से और डर से लाल हो रही थीं। वो चीखने ही वाली थी, लेकिन तभी रुक जाओ! फ्रेया ने तुरंत अपना हाथ हवा में उठाया और एक बहुत ही अथॉरिटी वाली सख्त आवाज में चिल्लाकर कहा, पीछे हटो मारिया, अपनी तलवार नीचे करो। वो गार्ड मारिया दांत पीसते हुए गुस्से से कांप रही थी। वो अपने मालिक की जान खतरे में नहीं देख सकती थी। लेकिन मिस फ्रेया, ये इंसान! मैंने कहा पीछे हटो। फ्रेया की आवाज में इस बार एक राजकुमारी वाली गुस्सा था। लेडी गार्ड ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाया और बहुत ही बेमन से अपनी तलवार को थोड़ा नीचे करते हुए 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन उसकी खूंखार नजरें अभी भी ध्रुवांश की गर्दन पर ही गड़ी हुई थीं। दुकान के अंदर अब सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की सांस लेने की आवाज भी बम जैसी लग रही थी। ध्रुवांश ने उस तलवार की तरफ 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं घुमाई। उसके चेहरे पर डर नाम की चीज ही नहीं थी। वो बस अपनी उन गहरी अथाह समुंदर जैसी नीली आंखों से सीधे फ्रेया की आंखों में झांक रहा था। ध्रुवांश ने अपनी आवाज को बहुत ही भारी, धीमा और रूह कंपा देने वाला बनाते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरे बारे में क्या क्या जानती हो? ये कोई आम सवाल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। फ्रेया ने उस डरावनी नजरों का सामना किया। उसने अपनी घबराहट को एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन चालाक स्माइल के पीछे छुपा लिया। मैं कुछ नहीं जानती मिस्टर हाई लॉर्ड, फ्रेया ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया।
इसलिए तो सब कुछ जानने की खातिर ही तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन आपने तो अपना हाथ बढ़ाया ही नहीं। बड़ा बुरा लगा मुझे। ध्रुवांश की आंखों की वो नीली चमक और गहरी हो गई। वो फ्रेया को एक शिकारी की तरह घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला, आखिर क्या चाहिए तुमको मुझसे? सीधे सीधे बताओ। फ्रेया ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखों से आसपास देखा। सारे लोग, सेल्स मैनेजर, सब उन्हें ही घूर रहे थे। यहां बात करना सुरक्षित नहीं था। फ्रेया ने अपने सिर को हल्का सा बाहर की तरफ टिल्ट किया और आंखों ही आंखों में बाहर चलने का इशारा किया। ध्रुवांश ने हां में सिर हिलाया। उसने अपनी हुडी को ठीक किया और वो, तारा, फ्रेया और वो गुस्से में उबलती हुई लेडी गार्ड चारों उस आलीशान वीआईपी दुकान से बाहर एम्बर सिटी की चमकती हुई सड़क पर आ गए। एम्बर सिटी की चौड़ी नियॉन लाइट से जगमगाती सड़क जो स्लम एरिया की तरफ जा रही थी। वहां ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर चलते हुए लोग इस अजीब से ग्रुप को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वो चारों वापस तारा के उस पुराने खंडर जैसे जिम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते फ्रेया ने ध्रुवांश को अपनी जिंदगी की वो किताब खोलकर बतानी शुरू कर दी जो बाहर वालों के लिए हमेशा बंद रहती थी। मैं राहिजा फैमिली से हूं फ्रेया। हाँ, वही राहिजा फैमिली जिसके हेड मेरे दादाजी हैं, एक साक्षात ग्रैंड मास्टर। फ्रेया की आवाज में अपने दादा के लिए प्यार था, लेकिन अपनी बाकी की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दर्द और घुटन थी। उसने ध्रुवांश की तरफ देखते हुए आगे बताया, मैं अपने घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हूं, लेकिन ये लाड प्यार एक सोने के पिंजरे जैसा है। मेरी फैमिली में सब, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई बहन, वो सब मुझे सिर्फ एक कमजोर बच्ची समझते हैं। उनका मानना है कि मेरा काम कॉम्बैट करना नहीं है। वो मेरी पावर की कोई कीमत नहीं समझते। उनके लिए मैं बस एक मोहरा यानी कि पॉन हूं। जैसे ही ध्रुवांश को ये बात पता लगी कि ये लड़की रॉयल फैमिली की वारिस है और इसके सगे दादा एक ग्रैंड मास्टर हैं, ध्रुवांश के अंदर का वो कोल्ड डेविल अचानक थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। ध्रुवांश ने मन ही मन एक ईविल स्माइल के साथ कैलकुलेट किया। सिंह फैमिली यानी मेरे दुश्मन के पास 2 ग्रैंड मास्टर्स हैं और इस लड़की के पास एक ग्रैंड मास्टर दादा है। अगर मैं इस लड़की का इस्तेमाल कर सकूं, अगर मैं राहिजा फैमिली को किसी तरह सिंह फैमिली के खिलाफ खड़ा कर दूं, तो मेरा आधा काम तो बिना लड़े ही हो जाएगा। ये लड़की एक बहुत ही कीमती मोहरा साबित हो सकती है। ध्रुवांश ने अपने चेहरे की सख्ती कम कर ली और अब वो फ्रेया की बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगा। सड़क से गुजरते हुए लोग फ्रेया की उस अप्सरा जैसी खूबसूरती को देखकर बस वहीं रुक जाते थे। उनकी आंखें फटी रह जाती थीं। और जब वो लोग फ्रेया के बगल में उस पुरानी ब्लैक हुडी वाले लड़के को देखते तो उनकी आंखों में जलन की आग धधक उठती। ये गटर का कीड़ा इतनी खूबसूरत और हाई क्लास लेडी के साथ क्या कर रहा है? लोग फुसफुसा रहे थे। हालांकि ध्रुवांश दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था। उसकी चौड़ी छाती, उसका शार्प जॉ लाइन और उसकी वो नीली आंखें किसी भी लड़की को पागल कर सकती थीं। बस दिक्कत ये थी कि उसने इस वक्त इस शहर के सबसे घटिया और सस्ते कपड़े पहने हुए थे। चलते चलते आखिरकार वो चमकती हुई सड़क के अंत पर पहुंच गए। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जंग लगा हुआ भारी लोहे का गेट था। ये एम्बर सिटी के वीवीआईपी एरिया को उस गरीब स्लम एरिया से अलग करने वाली बाउंड्री थी। इसके पार सिर्फ अंधेरा, बदबू और गरीबी थी। तारा, जो अब तक चुपचाप चल रही थी, वो अचानक तेजी से आगे आई और उसने फ्रेया को रास्ता रोकते हुए दोनों हाथ फैलाकर कहा, रुकिए। तारा की आंखों में डर और प्रोटेक्शन दोनों थे। उसने फ्रेया को समझाते हुए कहा, देखिए मिस फ्रेया, आपको इसके आगे हमारे साथ यहाँ स्लम में नहीं आना चाहिए। आप एक ग्रैंड मास्टर की पोती हैं। अगर आपकी रॉयल फैमिली को या उनके स्पाइस को ये पता लगा कि आप इस जगह पर आई हैं, तो वो इसे अपनी बेइज्जती समझेंगे और इसका सारा इल्जाम वो हमारे जिम और मेरे बीमार मास्टर पर डालेंगे। हमारे लिए बिना वजह एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज आप यहीं से वापस लौट जाइए। तारा की बात सुनकर वो लेडी गार्ड भी तुरंत आगे आई। उसने तारा की बात का सपोर्ट करते हुए फ्रेया से कहा, मिस फ्रेया, ये स्लम की लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। ये जगह आपके नाजुक जूतों के लायक भी नहीं है। अंदर बहुत खतरा हो सकता है। आपको आगे नहीं जाना चाहिए। चलिए घर वापस लौटते हैं।
ये सब सुनकर फ्रेया ने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्मार्ट और मिस्टीरियस स्माइल आ गई। फ्रेया ने अपनी गर्दन घुमाई। उसने अपनी उन नीली आंखों से ध्रुवांश को देखते हुए एक बहुत ही फ्लर्टी और चैलेंजिंग टोन में पूछा, तो आप क्या कहते हैं मिस्टर हाई लॉर्ड? क्या मुझे अंदर आना चाहिए या मैं वापस चली जाऊं? ध्रुवांश ने फ्रेया की उस स्माइल को देखा। वो तुरंत समझ गया, ये लड़की बहुत तेज है। ध्रुवांश ने मन ही मन कहा, ये मुझसे अपनी रक्षा की गारंटी मांग रही है। ये जता रही है कि अगर मैं इसके साथ हूं तो कोई खतरा इसे छू भी नहीं सकता। ये मेरे लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। ये सोचते हुए ध्रुवांश के चेहरे पर भी एक बहुत ही खतरनाक डेविलिश स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए ही बहुत ही स्वैग के साथ कहा, मिस फ्रेया, तुमको अंदर आने के लिए मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें हाँ बोलूं या ना, तुम मेरे पीछे पीछे अंदर जरूर आओगी। ये घमंडी लेकिन सच बात सुनकर फ्रेया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे इस अकड़ू लड़के का ये एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन ये हंसी उस लेडी गार्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मारिया का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया था। उसे लगा ये स्लम का लड़का उसकी मालकिन की बेइज्जती कर रहा है और मालकिन नादानी में हंस रही हैं। मारिया ने गुस्से से अपने दांत पीसे और उस ध्रुवांश को खूनी नजरों से घूरते हुए उस पर चिल्लाकर कहा, ए भिखारी, अपनी जबान संभाल कर बात कर। मिस फ्रेया तुम्हारी कोई गली की दोस्त नहीं है। वो तुम्हारी मालकिन से भी ऊपर हैं। तो सिर झुकाकर और तमीज से बात करो, वरना मैं तुम्हारी ये जबान खींच लूंगी। हवा का चलना अचानक रुक गया। सड़क की लाइटें एक सेकंड के लिए फड़फड़ाईं। ध्रुवांश, जो अब तक बहुत रिलैक्स था, उसने अपनी गर्दन बहुत ही स्लो मोशन में घुमाई। उसकी वो नीली आंखें अब बर्फ बन चुकी थीं। ध्रुवांश ने उस 9 स्टार हीरो लेवल की गार्ड को बस एक नजर देखा और अपने होठों पर एक बहुत ही ईविल स्माइल लाते हुए कहा, अरे आप तो नाराज हो गईं। बूम! ध्रुवांश के उन शब्दों के साथ ही उसने अपनी उस सप्रेसर रिंग की पावर को बस 50% कम किया। एक ऐसा खौफनाक, अमानवीय और रूह कंपा देने वाला ऑरा ध्रुवांश के शरीर से एक ब्लैक होल की तरह बाहर निकला और उसने सिर्फ और सिर्फ उस लेडी गार्ड को अपना टारगेट बनाया। लेडी गार्ड को लगा जैसे अचानक किसी ने उसके कंधों पर पूरे हिमालय पहाड़ का वजन रख दिया हो। ग्रेविटी उसके लिए अचानक 100 गुना बढ़ गई। ऑक्सीजन उसके फेफड़ों से एक सेकंड में गायब हो गई। गार्ड की आंखें बाहर को आ गईं। उसके पूरे शरीर की हड्डियां क्रैक क्रैक करके चीखने लगीं। उसका वो 9 स्टार हीरो लेवल का घमंड किसी कागज के टुकड़े की तरह हवा में उड़ गया। गार्ड के घुटने जमीन पर धड़ाम से टिक गए। उसके हाथ जमीन पर चिपक गए। वो अपने ही पसीने और खौफ में डूब गई। वो खांसने लगी, हांफने लगी। वो एक चींटी की तरह कुचली हुई महसूस कर रही थी। ध्रुवांश ने अपने मुंह से कोई धमकी नहीं दी, लेकिन उसके उस औला ने साफ साफ चीख कर बता दिया था कि यहां ऐसा कोई नहीं है जो ध्रुवांश से ऊंची आवाज में बात कर सके। वहीं तारा, जो ध्रुवांश के ठीक बगल में खड़ी थी, उसे वो प्रेशर महसूस नहीं हुआ क्योंकि ऑरा सिर्फ गार्ड पर था। लेकिन तारा ने उस ऑरा की ठंडक और उस मौत वाली वाइब को अपनी स्किन पर महसूस कर लिया था। तारा के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तारा मन में सोचते हुए अब कहती है, हे भगवान, ये इंसान, ये कोई आम हाईलॉर्ड नहीं है। ये तो कोई दानव है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है, फिर भी मैंने इसके साथ इतनी बदतमीजी की, इसे चिढ़ाया, इसे अकड़ू बोला, पर इसने मुझे उल्टी सीधी बातों पर आज तक कुछ नहीं कहा। और वहीं इस गार्ड के सिर्फ एक बार ऊंची आवाज में बात करने भर से इसने उसे उसकी असली औकात और जमीन दिखा दी। ये बहुत बहुत अजीब इंसान है। ये अपनों के लिए बहुत सॉफ्ट है और दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज। इसे समझना सच में नामुमकिन है। तारा की ध्रुवांश के प्रति रिस्पेक्ट और डर दोनों एक साथ कई गुना बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ फ्रेया के मुंह से वो स्माइल जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि अपने गार्ड को इस तरह जमीन पर रेंगते हुए देखकर फ्रेया की आंखों में एक और भी ज्यादा पागलपन और एक्साइटमेंट वाली चमक आ गई। तभी फ्रेया भी मन में कहती है, वाह माय गॉड, तुम तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक निकले मिस्टर हाईलॉर्ड। तुम सच में बहुत स्पेशल और हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो।
तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे प्लान के लिए। फ्रेया ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए आगे बढ़कर खुद अपने नाजुक हाथों से ध्रुवांश का वो सख्त हाथ पकड़ लिया। ध्रुवांश ने हल्का सा चौंक कर उसे देखा, लेकिन फ्रेया ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसे जबरदस्ती उस स्लम वाले गेट के अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। चलो चलते हैं, फ्रेया ने एक बच्चे की तरह खुश होते हुए कहा। तारा हैरानी से अपना सिर खुजाते हुए और वो लेडी गार्ड जमीन से उठकर कांपते पैरों और खौफ में डूबे हुए दिल के साथ अपनी मालकिन के पीछे पीछे उस अंधेरे स्लम में चलने लगी। स्लम की घुमावदार और सीलन भली गलियां, दूर भौंकते हुए कुत्ते और टपकता हुआ पानी। गलियों में चलते हुए ध्रुवांश ने अचानक अपने कदम रोके। उसने फ्रेया के उस सॉफ्ट हाथ को अपने हाथ से बहुत ही आराम से छुड़ाया। उसने फ्रेया की आंखों में देखते हुए पहली बार अपना एक फेक इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम रुद्र है, ध्रुवांश ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा। रुद्र? नाइस नेम, फ्रेया ने स्माइल करते हुए कहा। अब मुझे ये फालतू की बातें छोड़कर सीधे सीधे बताओ, तुम्हारा असली प्लान क्या है? बिना किसी बहुत बड़े मकसद के तुम जैसी रॉयल प्रिंसेस मुझ जैसे अनजान और खतरनाक इंसान के पीछे इस गटर में तो नहीं आएगी। क्या चाहिए तुम्हें? फ्रेया ने हंसते हुए ध्रुवांश को देखा। उसकी हंसी में एक बेबसी थी। आप सच में कमाल के हैं रुद्र, फ्रेया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। आपसे कुछ नहीं छुपता। ठीक है तो सुनो। फ्रेया ने अपनी वो रॉयल स्माइल हटा दी। उसका चेहरा बहुत गंभीर और उदास हो गया। असल में, फ्रेया ने नीचे जमीन को घूरते हुए कहा, मैंने आपको दुकान के बाहर बताया था ना कि मेरी फैमिली में मेरे दादाजी को छोड़कर सब मुझे सिर्फ एक बच्ची या एक बेवकूफ़ लड़की समझते हैं। मेरे सारे फैसले वो खुद लेते हैं। मुझे क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, यहाँ तक कि मुझे किससे मिलना है, ये सब वो तय करते हैं। फ्रेया थोड़ा रुकी। उसकी आंखों में अब एक गुस्सा था। उसने आगे कहा, और अब मेरे पेरेंट्स मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर तारा और ध्रुवांश दोनों बहुत ध्यान से सुनने लगे। और वो शादी किससे करा रहे हैं? फ्रेया ने घृणा से अपना मुंह बनाते हुए कहा, उस वालिया फैमिली के उस घमंडी, अय्याश और क्रूर यंग मास्टर के साथ। सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए वो मेरा सौदा कर रहे हैं। ये पूरी दर्द भरी कहानी सुनकर तारा का दिल बहुत भारी हो गया। तारा का इनर मोनोलॉग, हे भगवान, हम गरीब लोग हमेशा दूर से देखकर ये सोचते हैं ना कि ये अमीर लोग अपने महलों में कितनी खुशहाल और परफेक्ट जिंदगी जीते होंगे, लेकिन आज इतने पास से देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद को ही अपनी अमीरी और रुतबे की एक सोने की जेल में बंद कर रखा है। क्या फ़ायदा ऐसी ऐशो आराम का, क्या फ़ायदा ऐसी रॉयल फैमिली से होने का, जब आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का साथी तक नहीं चुन सकते, अपनी मर्जी से आज़ाद सांस तक नहीं ले सकते। इससे अच्छे तो हम गरीब हैं। तारा को फ्रेया से बहुत सहानुभूति होने लगी थी। वहीं ध्रुवांश के चेहरे पर सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो एक पत्थर की तरह एक्सप्रेशन लेस खड़ा था। ध्रुवांश ने फ्रेया को देखकर बहुत ही ठंडी आवाज़ में पूछा, अच्छा, बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन इन सब का मुझसे क्या लेना देना है? फ्रेया ने अचानक अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में एक शैतानी और मास्टरमाइंड वाली स्माइल आ गई। उसने ध्रुवांश के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, लेना देना है मिस्टर रुद्र, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली और उस वालिया फैमिली के यंग मास्टर के सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल, खौफनाक और हाई लॉर्ड लेवल का बॉयफ्रेंड ले जाकर खड़ा कर दूं, तो वो मेरी ये अरेंज मैरिज हिम्मत करके भी नहीं करवा पाएंगे। ये शादी टूट जाएगी। बूम! ये था फ्रेया का असली मास्टर प्लान। उसे ध्रुवांश एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए था अपनी शादी तोड़ने के लिए। ये सुनकर तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन ध्रुवांश अंदर ही अंदर सब कुछ समझ गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही मासूम, नासमझ और बेवकूफ सा एक्सप्रेशन लाते हुए कुछ ना समझने का नाटक किया। ध्रुवांश ने अपना सिर खुजाते हुए बहुत ही सीरियस होकर कहा, प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा मिस फ्रेया, लेकिन मिस फ्रेया, मेरी तो इस शहर में किसी भी पावरफुल इंसान या किसी हाई लॉर्ड से कोई पहचान ही नहीं है। मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा खतरनाक बॉयफ्रेंड आखिर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? ध्रुवांश ने यह बात इतनी मासूमियत से कही कि तारा अपना माथा पीट कर रह गई, और फ्रेया बस ध्रुवांश की उस चालाक आंखों को घूरती रह गई।
वो समझ गई थी कि ये दानव उसके साथ बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। कहानी अब एक बहुत ही कॉमिक, टेंशन से भरे और पावर पॉलिटिक्स वाले खूनी मोड़ पर आ खड़ी हुई है। क्या ध्रुवांश इस रॉयल ड्रामा का हिस्सा बनेगा? एम्बर सिटी की ठंडी चमकती हुई वीवीआईपी सड़क। समय रात के लगभग 11:30 बजे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। आसमान में तैरती हुई होलोग्राफिक स्क्रीन्स की नीली और लाल रोशनी ध्रुवांश और फ्रेया के चेहरों पर पड़ रही थी। ध्रुवांश ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही मासूम, नासमझ और बेवकूफ सा एक्सप्रेशन लाते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा मिस फ्रेया, लेकिन मिस फ्रेया, मेरी तो इस शहर में किसी भी पावरफुल इंसान या किसी हाई लॉर्ड से कोई पहचान ही नहीं है। मैं तो कल ही यहां आया हूं। मैं तुम्हारे लिए ऐसा खतरनाक बॉयफ्रेंड आखिर कहां से ढूंढ कर लाऊं? फ्रेया की वो क्रिस्टल जैसी नीली आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी, वो रायजा फैमिली की पोती थी जिसके रगों में राजनीति और चालाकी दौड़ती थी। वो ध्रुवांश के चेहरे पर उस झूठी मासूमियत और उसकी आंखों के अंदर छिपी उस राक्षसी स्माइल को साफ साफ देख पा रही थी। फ्रेया के गुलाबी होठों पर एक बहुत ही शार्प और चालाक स्माइल आ गई। सही कहा। फ्रेया ने ध्रुवांश के बिल्कुल करीब आते हुए एक बहुत ही धीमी और सेंशुअल आवाज में कहा, तुम्हारी पहचान नहीं होगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा दानव जो मेरी फैमिली और वालिया फैमिली दोनों की रातों की नींद उड़ा सकता है। फ्रेया ने अपनी नाजुक उंगली उठाई और सीधे ध्रुवांश के चौड़े सीने पर रख दी। और वो ठीक मेरे सामने खड़ा है। पिन ड्रॉप साइलेंस। तारा और वो लेडी गार्ड मारिया दोनों की सांसें गले में अटक गईं। ध्रुवांश ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की कोशिश नहीं की। वो बस बहुत ही शांति से खड़ा रहा। उसके चेहरे की वो मासूमियत अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक बहुत ही सुप्रीम और ठंडे कॉन्फिडेंस ने ले ली थी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस, तुम मुझे एक फेक बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी उस रॉयल फैमिली और उस वालिया फैमिली के यंग मास्टर के सामने ले जाकर खड़ी करोगी और वो लोग बस आराम से कुर्सियों पर बैठकर तालियां बजाते हुए देखते रह जाएंगे? क्या वो मेरी आरती उतारेंगे? फ्रेया ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक डार्क रियलिटी झलक रही थी। बिल्कुल नहीं, फ्रेया ने बहुत ही गंभीर और सख्त आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे, वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगे। वालिया फैमिली का वो यंग मास्टर जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो कोई आम हंटर नहीं है। वो अपने घमंड में अंधा है और वो तुम्हें देखते ही सीधे डेथ मैच के लिए चैलेंज कर देगा। और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूं, वो बहुत बहुत खतरनाक है। उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है, लेकिन वो अभी से हाई लॉर्ड के 2 स्टार पर पहुंच चुका है। वो इस शहर के टॉप जीनियसेस में से एक है। वहीं मेरे डैड भी तुम्हें चैलेंज कर देंगे। वो हाई लॉर्ड के 9 स्टार पर हैं। बूम! हाई लॉर्ड का 9 स्टार लेवल। ये सुनकर पीछे खड़ी तारा का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। हे भगवान, 9 स्टार हाई लॉर्ड! ये तो एम्परर बनने से सिर्फ 1 कदम दूर है। अगर ध्रुवांश ने फ्रेया की ये बात मानी तो वालिया फैमिली और राइजा फैमिली इस अकड़ू को छोड़ेगी नहीं। लेकिन ध्रुवांश अभी भी बिल्कुल शांत था। 9 स्टार हाई लॉर्ड, ये शब्द सुनकर जहां किसी भी आम फाइटर का दिल सीने से बाहर आ जाता, वहीं ध्रुवांश के अंदर का वो डेविल जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन ध्रुवांश ने अपनी ये हंसी बाहर नहीं आने दी। वो बस मुस्कुरा रहा था। ध्रुवांश ने अपनी गहरी नीली आंखों से सीधा फ्रेया की आंखों में झांकते हुए एक बहुत ही इंटेंस और खतरनाक सवाल पूछा। मुझे एक बात बताओ फ्रेया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने मौत का इतना बड़ा खतरा होते हुए भी मैं इस सुसाइड मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा? मेरा इसमें क्या फायदा? फ्रेया की वो चालाक स्माइल वापस आ गई। वो एक बिजनेसमैन की तरह डील करना जानती थी। तुम्हारा फायदा? फ्रेया ने अपनी उंगलियों से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा। मुझे पता लगा है कि तुम उस अंडरबेली में मौजूद एक बंद पड़ी हुई खंडहर हो चुकी जिम को रिवाइव करना चाहते हो। तुम उस टूटे हुए जिम की तरफ से इस ग्रैंड चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते हो। ध्रुवांश की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। ये लड़की, इसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत खतरनाक है, ध्रुवांश ने सोचा। उसने बस शांति से हाँ में अपना सिर हिला दिया। फ्रेया ने आगे कहा,
मुझे पता है मिस्टर रुद्रा कि तुम्हारे पास अथाह पैसा है। मैंने वो दुकान का दरवाज़ा खोलते वक्त तुम्हारा ऑरा देखा था। लेकिन इस एम्बर सिटी में सिर्फ पैसों से सब कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का खजाना भी होना तो भी एक मरे हुए जिन को इस शहर की पॉलिटिक्स और हंटर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बीच से निकालकर सीधी कंपटीशन के अरीना तक वापस खड़ा करना तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा। तुम्हें कई वीआईपी परमिशंस और लीगल पेपर वर्क चाहिए होगा। फ्रेया ने अपना तुर्प का एक कप फेंकते हुए कहा, लेकिन अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगी तो मैं राहिजा फैमिली की प्रिंसेस, मैं उस पूरे पेपर वर्क सारे अप्रूवल्स को एक झटके में क्लियर करवा दूंगी और तुम्हें रूल्स के हिसाब से जो 2 स्टूडेंट्स कम पड़ रहे हैं मैं बाकी के 2 स्टूडेंट्स का इंतजाम भी कर दूंगी। ये मेरी तरफ से डील है। ये सुनकर ध्रुवांश मुस्कुराने लगा। डील सच में बहुत अच्छी थी। लेकिन तभी पीछे से तारा घबराते हुए आगे आई और उसने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं रुको मिस फ्रेया, आप 2 स्टूडेंट्स नहीं दे सकती क्योंकि हमें 3 स्टूडेंट्स की जरूरत है। रूल्स के हिसाब से मिनिमम 4 फाइटर्स चाहिए और मेरी मास्टर के पास अभी के लिए मैं अकेली ही स्टूडेंट हूं। तारा की बात सुनकर फ्रेया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने तारा की तरफ देखा तक नहीं। फ्रेया बस एक बहुत ही गहरी और मिस्टीरियस स्माइल के साथ वापस ध्रुवांश को देखने लगी। ध्रुवांश फ्रेया की आंखों का वो इशारा तुरंत समझ गया। ध्रुवांश के चेहरे पर एक जबरदस्त ईविल स्माइल आ गई। उसने अपनी गर्दन घुमाई और तारा को देखते हुए बहुत ही ठंडी और एक्साइटेड आवाज में कहा, नहीं तारा, तुम अकेली नहीं हो। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। सन्नाटा। तारा का दिमाग एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर गया। वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। क्या 2 स्टूडेंट्स? लेकिन यहां तो सिर्फ मैं। रुको। अचानक तारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह जमीन तक खुल गया। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाकर उस सफेद रेशमी सूट में खड़ी उस अप्सरा जैसी लड़की प्रिंसेस फ्रेया को देखा। तो क्या? पागलों की तरह चीखते हुए बोली, क्या मिस फ्रेया भी हमारे उस खंडहर जिम की स्टूडेंट बनेंगी? हमारे साथ अरीना में उतरेंगी? ध्रुवांश ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये हाँ देखते ही फ्रेया की आंखें खुशी और एक्साइटमेंट से चमक उठी। ध्रुवांश की उस हाँ बोलने का सीधा सा मतलब था कि ध्रुवांश ने फ्रेया की वो डेथ डील मान ली थी। वो वालिया फैमिली के उस 9 स्टार हाई लॉर्ड को फेस करने और फ्रेया का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूरी तरह से रेडी था। डन, फ्रेया ने ताली बजाते हुए कहा, अब खेल में मजा आएगा। अंडर बेली, स्लम एरिया की बदबूदार और संकरी गलियां। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा, सीलन और गरीबी का सन्नाटा। अब वो चारों, ध्रुवांश, फ्रेया, तारा और वो डरी हुई लेडी गार्ड मारिया एक साथ स्लम एरिया की उन गंदी गलियों में चल रहे थे। ये नज़ारा देखने लायक था। एक बहुत ही अजीब और सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट। रास्ते में जो भी लोग अपनी झुग्गियों के बाहर या छोटी दुकानों पर बैठे थे वो सब अपना काम धाम छोड़कर आंखें फाड़ फाड़ कर सिर्फ और सिर्फ फ्रेया को ही घूर रहे थे। फ्रेया की वो अप्सरा जैसी खूबसूरती उस अंधेरे स्लम में एक चांद की तरह चमक रही थी। लेकिन लोगों को सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं डरा रही थी बल्कि उसकी वो ड्रेस। फ्रेया ने जो वो स्नो वाइट कॉम्बैट सूट पहना हुआ था उस पर लगे हुए वो मैजिकल क्रिस्टल्स और सुनहरे धागों की कढ़ाई वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और कीमती थी कि यहाँ स्लम में रहने वाली पूरी की पूरी 7 फैमिलीज मिलकर सिर्फ उस ड्रेस को बेचकर अपनी पूरी जिंदगी का गुजारा कर सकती थीं। उस ड्रेस से जो रॉयल स्पिरिचुअल एनर्जी की महक आ रही थी उसने पूरे स्लम की कीचड़ और कोयले की बदबू को दबा दिया था। ये कौन देवी उतर आई है हमारे गटर में? एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए अपनी बीड़ी जमीन पर गिरा दी। तारा आगे आगे चल रही थी लेकिन उसे शर्म आ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि फ्रेया जैसी अमीर लड़की उनके टूटे फूटे बदबूदार जिम को देखे, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं ध्रुवांश जो ब्लैक हुडी में था वो फ्रेया के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। उसकी चाल में गरीबी नहीं बल्कि एक एम्परर वाला स्वैग था। वो पुराना खंडहर हो चुका जिम, क्रीक, पुराना लकड़ी का दरवाजा खुला। वो चारों उस वीरान जालों से भरे और धूल खाते हुए जिम के अंदर दाखिल हुए। जिम के बीचों बीच उसी पुराने पीले बल्ब के नीचे तारा के मास्टर एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनका सिर नीचे झुका हुआ था और वो दर्द से अपनी सांसें खींच रहे थे। जैसे ही फ्रेया ने उस धूल भरे माहौल में कदम रखा उसकी वो पारखी और सेंसिंग नजरें तुरंत उस मास्टर के जख्मों से भरे शरीर पर जाकर टिक गईं। फ्रेया की आंखें हल्की सी चौड़ी हुईं। उसने अपने दिमाग के उस डेटाबेस को टटोला जो उसे बचपन से रटाया गया था। एक सेकंड, फ्रेया ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपनी आंखें सिकोड़कर मास्टर को ध्यान से घूरते हुए कहा, मैंने शायद इनको कहीं देखा है।
इनका चेहरा और इनका ये ऑरा। तभी फ्रेया के पीछे खड़ी उसकी वो 9 स्टार गार्ड मारिया, जो इतनी देर से चुप थी, उसने अपना पर्सनल हंटर स्कैनर डिवाइस ऑन किया और उस मास्टर के पुराने बायोमेट्रिक्स मैच किए। गार्ड की आंखें अचानक हैरानी से फैल गईं। मिस फ्रेया, गार्ड मारिया ने एक बहुत ही शॉक्ड और कांपती हुई आवाज में बताया, आप सही कह रही हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है। आज से कई सालों पहले जब ये एम्बर सिटी की ग्रैंड चैंपियनशिप होती थी, तो जीतने वालों की लिस्ट में जिस मास्टर का नाम सबसे ऊपर चमकता था, वो कोई और नहीं बल्कि यही थे। मारिया ने एक गहरी सांस लेते हुए उस मास्टर की लेजेंडरी हिस्ट्री बताते हुए कहा, इनका ट्रेन किया हुआ हर एक स्टूडेंट उस अरीना में एक दानव बन जाता था। ये इस शहर के सबसे महान ट्रेनर्स में से एक थे। ये सुनते ही फ्रेया के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उसकी आंखों में एक रिस्पेक्ट और एक हैरानी उभर आई। तो क्या ये वही हैं? फ्रेया ने उस दर्द से कराहते हुए आदमी को देखते हुए एक अविश्वास भरी आवाज में कहा, तो क्या ये वही अभी राणा हैं, जिनके लगातार जीतने से और जिनके स्टूडेंट्स के टैलेंट से परेशान होकर इस शहर के कुछ अमीर और पावरफुल लोगों ने इन्हें रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार गुंडे और हत्यारे भेजे थे? ये नाम अबीर राणा सुनते ही पूरे जिम का माहौल भारी हो गया। कुर्सी पर बैठे हुए मास्टर अबीर राणा ने अपना वो जख्मों से भरा, बूढ़ा और दर्द में डूबा हुआ चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। उनकी आंखों में अभी भी एक शेर वाली आग बाकी थी। मास्टर अबीर राणा ने अपनी उस बैसाखी को जोर से पकड़ा और अपने उन टूटे हुए कुचले हुए पैरों पर किसी तरह कांपते हुए अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर खड़े होने की कोशिश की। हड्डियों के क्रैक होने की आवाज पूरे जिम में गूंज गई, लेकिन वो रुके नहीं। वो पूरी तरह से सीधे खड़े हो गए, एक असली फाइटर का प्राइड। अबीर राणा ने फ्रेया की आंखों में सीधे देखते हुए एक बहुत ही भारी, दर्दनाक लेकिन गर्व से भरी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही अबीर राणा हूं और वो अमीरजादे, उन्होंने मुझे हराने के लिए पीठ पीछे से वार किया। वो मेरे इस नश्वर शरीर को तो तोड़ सकते हैं, मेरी हड्डियों को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरी उस सोच और मेरी उस फाइटर वाली आग को कभी नहीं तोड़ सकते। अबीर राणा की वो आवाज सुनकर फ्रेया और तारा दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मास्टर अबीर राणा ने अपनी वो दर्द से कांपती हुई मुट्ठी खोली और अपना वो भारी हाथ अपने बगल में चुपचाप खड़े ध्रुवांश के चौड़े कंधे पर रख दिया। अबीर राणा की आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जैसे उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया हो। और अब मास्टर अबीर राणा ने ध्रुवांश को एक बहुत ही गहरी और विश्वास भरी नजर से देखते हुए कहा, मेरी उस सोच को, मेरी उस लेजेंड को आगे बढ़ाने के लिए ये मेरी मदद करेंगे। इस बार की ग्रैंड चैंपियनशिप में मेरे इस जिम की तरफ से मास्टर की पोजीशन के लिए ये अरीना में उतरेंगे और ये उन सब का घमंड मिट्टी में मिटा देंगे। ये सुनकर फ्रेया के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक स्माइल आ गई। फ्रेया ने अपनी कलाई पर बंधी वो होलोग्राफिक वॉच देखी। रात के 12 बज चुके थे। परफेक्ट, फ्रेया ने एक लीडर की तरह कहा। रात के 12 बज चुके हैं, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, हमें अभी निकलना चाहिए। प्लान अभी इसी सेकंड से स्टार्ट करना होगा। तभी ध्रुवांश ने बहुत ही शांत अंदाज में हाँ में अपना सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, ध्रुवांश ने अपना हाथ उठाया। बस मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी आया। ये कहकर ध्रुवांश बिना किसी की बात सुने मुड़ा और उस जिम के अंदर बने हुए एक बहुत ही पुराने, धूल भरे प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि ये अभी कहां जा रहा है। कड़क क्लिक, ध्रुवांश के अंदर जाते ही उस छोटे से कमरे का पुराना दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर से कुंडी लॉक कर दी। कमरे में घुप अंधेरा था। ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी दोनों आंखों से एक भयानक नीली रोशनी फूट पड़ी, जिसने पूरे कमरे के अंधेरे को नीले रंग में रंग दिया। ध्रुवांश बहुत ही शांति से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना दायां हाथ आगे किया। उसकी उंगली में वो स्पेशल डायमेंशनल रिंग चमकने लगी। जुम! ध्रुवांश ने अपनी उंगली से हवा में एक जादुई इशारा किया और रिंग से एक भयानक एनर्जी निकली। हवा में एक जादुई पोर्टल खुला और धड़ाम की एक बहुत ही भारी आवाज के साथ जमीन पर एक बेहद विशाल, भारी और प्राचीन मेटल से बना हुआ एक फर्नेस प्रकट हुआ। उस फर्नेस के ऊपर गॉड रेल्म के प्राचीन और जादुई रून्स चमक रहे थे। ये कोई आम हंटर का फर्नेस नहीं था, ये साक्षात देवताओं की एल्केमी करने वाला बर्तन था। ध्रुवांश ने अपनी रिंग से वो सारी जड़ी बूटियां बाहर निकाली। ध्रुवांश ने उन सारी जड़ी बूटियों को और उससे खास मेडिकल जड़ को उस जादुई फर्नेस के अंदर डाल दिया।
अब खेल शुरू होता है, ध्रुवांश ने मन ही मन कहा। ध्रुवांश ने अपने दोनों हाथों को उस फर्नेस के दोनों तरफ रखा। उसने अपनी वो खौफनाक नीली आग एक्टिवेट की, लेकिन इस बार वो आग जलाने या तबाही मचाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो आग प्योर सोल पावर और क्रिएशन के लिए थी। वुश! नीले रंग की जादुई लपटें उस फर्नेस के चारों तरफ नाचने लगीं। ध्रुवांश एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जो इस वर्कजान कॉन्टिनेंट तो क्या, पूरे ड्रैकोमोरा में भी किसी भी ग्रैंड मास्टर के पास नहीं थी। ये गॉड रेल्म की साक्षात डिवाइन हीलिंग एल्केमी थी। इस दुनिया के सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट भी शरीर को हील करने वाली पिल्स बनाते थे, लेकिन ध्रुवांश जो बना रहा था वो मौत को चकमा देने वाला अमृत था। गॉड रेल्म की उस तकनीक से बनी मेडिसिन मरे हुए सेल्स को जिंदा कर सकती थी, कटी हुई नसों को जोड़ सकती थी, यहां तक कि किसी इंसान के कटे हुए हाथ पैर को भी वापस उगाने की ताकत रखती थी। नॉर्मल दुनिया में इतने हाई लेवल की और इतनी पावरफुल मेडिसिन बनाने में दुनिया के सबसे महान एल्केमिस्ट को भी हफ्तों या महीनों लग जाते थे, और फिर भी वो पिल फेल हो सकती थी। लेकिन ध्रुवांश, उसकी वो प्योर आत्मशक्ति, उसके डिवाइन कंट्रोल और उस नीली आंख की भयंकर प्यूरिफिकेशन स्पीड की वजह से वो जड़ी बूटियां फर्नेस के अंदर एक लिक्विड गोल्ड की तरह पिघलने लगी। उनकी सारी अशुद्धियां काले धुएं की तरह जलकर राख हो गईं, और सिर्फ 100% प्योर हीलिंग एनर्जी उस फर्नेस के बीचों बीच एक क्रिस्टल के रूप में कंडेंस होने लगा। ध्रुवांश के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आईं। उसने अपनी पूरी ताकत उस फर्नेस में झोंक दी। फ्लैश! सिर्फ 10 मिनट के अंदर हवा में एक जादुई धमाका हुआ। ध्रुवांश ने एक गहरी सांस छोड़ी। वो डिवाइन हीलिंग मेडिसिन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। क्रीक! लगभग 12 मिनट बाद उस छोटे से कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर खड़े सभी लोग, फ्रेया, तारा, गार्ड मारिया और मास्टर अभी राणा, उनकी नजरें तुरंत उस दरवाजे पर जाकर टिक गए। कमरे के अंदर से हल्का हल्का नीला धुआं बाहर की तरफ तैरता हुआ आ रहा था। ध्रुवांश बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड और अपने उसी ब्लैक हुडी वाले अवतार में कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। वो सीधे चलते हुए मास्टर अभी राणा के पास आया। ध्रुवांश ने अपनी बंद मुट्ठी को आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां खोली। उसके हाथ में एक बहुत ही छोटी क्रिस्टल क्लियर कांच की एक शीशी थी। उस शीशी के अंदर एक सुनहरे और हल्के ब्लू रंग का जादुई लिक्विड चमक रहा था, जैसे उसमें तारे भरे हों। ये लीजिए मास्टर। ध्रुवांश ने वो शीशी मास्टर अभी राणा की ओर बढ़ाते हुए एक बहुत ही गहरी और पावरफुल आवाज में कहा, ये मेडिसिन मैंने खास आपके लिए अंदर बनाई है, इसे पी लीजिए। ये आपकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी, आपकी कुचली हुई नसों और आपके दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देगी। ये आपको आपके पुराने जमाने जैसा एक अजेय दानव बना देगी। द शॉक वेव। अभी राणा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ध्रुवांश की आंखों में देखा और कांपते हाथों से उस शीशी को पकड़ लिया। जैसे ही मास्टर अभी राणा ने अपने कांपते अंगूठे से उस शीशी का ढक्कन खोला, पॉप! एक बहुत ही तेज अदृश्य शॉकवेव उस छोटी सी शीशी से निकली और पूरे जिम में फैल गई। और उसके साथ ही बाहर निकली एक महक, एक ऐसी जादुई महक जो किसी वसंत ऋतु की पहली बारिश और प्योर लाइफ एनर्जी का कॉम्बिनेशन थी। वो महक नाक के जरिए सीधे दिमाग और रूह को छू रही थी। वो महक महसूस करते ही प्रिंसेस फ्रेया और उसकी 9 स्टार हीरो गार्ड मारिया दोनों की आंखें इस कदर फटी की फटी रह गईं जैसे उनके सामने आसमान फट गया हो। मारिया का शरीर थर थर कांपने लगा। फ्रेया अपने होठों को चबाने लगी। वो दोनों रॉयल फैमिली से थीं। वो मेडिसिन और अल्केमी की बहुत अच्छी नॉलेज रखती थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में दुनिया की सबसे महंगी से महंगी दवाइयां देखी थीं। लेकिन सिर्फ एक महक से ही वो दोनों लड़कियां तुरंत समझ गईं कि ये कोई नॉर्मल लेवल या किसी ग्रैंड मास्टर के लेवल की मेडिसिन नहीं थी। ये साक्षात चमत्कार था। ये ऐसी दवा थी जो पूरी दुनिया में कहीं खरीदी नहीं जा सकती थी। ये कैसे मुमकिन है? फ्रेया का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सिर्फ 10 मिनट में एक टूटे हुए कमरे के अंदर इसने टॉप टियर की हीलिंग पिल बना दी। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। मास्टर अभी राणा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें समझ आ गया था कि उनके हाथों में उनकी नई जिंदगी रखी है। लेकिन उस सन्नाटे में फ्रेया, मारिया और अभी राणा, सबके मन में, सबकी आत्मा में बस एक ही खौफनाक और सुन्न कर देने वाला सवाल गूंज रहा था। आखिर ये लड़का है कौन? ये रुद्र क्या कोई देवता है या कोई शैतान? कहानी अब एक बहुत ही भयंकर कमबैक और एम्बर सिटी में आने वाले सबसे बड़े तूफान की तरफ तेजी से बढ़ चुकी थी। चैंपियनशिप का अरीना अब लाल होने वाला था।